आज मैं आप लोगों को हिंदी शब्द भंडार के प्रमुख स्रोतों के बारे में बता रही हूँ। हिंदी के विपुल शब्द भंडार के निर्माण में 5 स्रोत प्रमुख होते हैं। पहला, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की परंपरा। दूसरा, पारंपरिक रूप से प्रचलित अज्ञात मूलक शब्द जिन्हें हम देशज शब्द भी कहते हैं। तीसरा, विदेशी शब्दों का प्रयोग जिन्हें हम विदेशी शब्द भी कहते हैं। चौथा, अन्य भारतीय भाषाओं और बोलियों के शब्द। पांचवा, नवीन शब्दों का निर्माण। पहले पे विचार करें, संस्कृत और प्राकृत और अपभ्रंश की परंपरा। हिंदी संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की परंपरा में विकसित भाषा है, अतः हिंदी में कुछ शब्द सीधे संस्कृत से आए हैं। अधिकाधिक शब्द संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश के विकसित रूप से कुछ शब्द मूल संस्कृत में परिवर्तन लाकर गृहीत हुए हैं, तो कुछ शब्द प्राकृत अपभ्रंश में ही थोड़ा बहुत परिवर्तन कर अपना लिए गए हैं। इस प्रकार अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से परंपरागत रूप में प्रयुक्त हिंदी शब्दों को 4 वर्गों में हम विभाजित करके देख सकते हैं। पहला, तत्सम। दूसरा, अर्ध तत्सम। तीसरा, तद्भव। और चौथा है अर्ध तद्भव। तत्सम तत्सम शब्दों से अभिप्राय उन शब्दों में है जो हिंदी में माने संस्कृत से मूल शब्द के रूप में आ गए हैं। संस्कृत के मूल शब्द का ग्रहण भी हिंदी अपनी प्रकृति के अनुसार ही करती, जो बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे कि माने हिंदी में हम फल कहते हैं और संस्कृत में फलम कहते हैं, और हिंदी में हम बधु कहते हैं और माने संस्कृत में बधु है। तो थोड़ा बहुत अंतर से हम उसको हिंदी में स्वीकारें। हिंदी में बड़े शुद्ध तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। किंतु, परंतु, यदा कदा, यत्र तत्र, मातृ सेवा, गौशाला, वृक्ष, ऋषि, तीव्र, नूतन, पुरातन, ये शब्द जो हैं जितने भी वो शुद्ध तत्सम शब्द हैं। अब दूसरे पे आ जाइए, अर्ध तत्सम। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी व्यवहृत हो रहे हैं जो न तो तत्सम है और न ही तत्सम से बहुत भिन्न ही है। ऐसी स्थिति में उन्हें अर्ध तत्सम कहा जा सकता है। जैसे नेता निर्वाचन, तो इसका संस्कृत क्या है? नेतृ निर्वाचन होने से ये तत्सम हो जाता, माने संस्कृत का हो जाता, तत्सम होता, लेकिन ये आधा है, इसमें थोड़ा न तो पूरा, न तो संस्कृत का है न पूरा हिंदी है। तो नेता निर्वाचन होने से ये क्या हो गया? अर्ध तत्सम। किशन अथवा किशुन, कृष्ण का कृष्ण तत्सम है। फिर कान्हा या कन्हैया अथवा कान होने से कृष्ण का विकसित रूप तद्भव होता, पर किशुन या किशन न होने से तत्सम हुआ और न ही तद्भव, इसीलिए यह क्या हो गया? अर्ध तत्सम हुआ। किशन अथवा किशुन, यह क्या हुआ? अर्ध तत्सम। तीसरा, तद्भव। तद्भव शब्दों से तात्पर्य संस्कृत से विकसित शब्द हैं। भाषा विज्ञान में विकास का अर्थ होता है परिवर्तन, अर्थात संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप से परिवर्तित होकर व्यवहृत होते हैं वे तद्भव कहलाते हैं। तद्भव का अर्थ होता है उससे उत्पन्न। उससे उत्पन्न का भाव है संस्कृत से उत्पन्न, पर एक भाषा दूसरी भाषा से उत्पन्न न होकर वस्तुतः विकसित होती है, अतः यह उत्पन्न का आश्रय विकास से ही है। हिंदी में तद्भव शब्दों का अधिकार है, जो बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि इसका विकास मूलतः संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की परंपरा में हुआ है। हिंदी में तद्भव निम्नलिखित रूप में प्रचलित हैं। जैसे तत्सम शब्द, इधर तत्सम, तद्भव हुआ दुग्ध, तद्भव हुआ दूध। तत्सम हुआ जिह्वा, तद्भव हुआ जीभ। तत्सम हुआ दधी, तद्भव हुआ दही। तत्सम हुआ ओष्ठ, तद्भव हुआ ओठ। तत्सम हुआ अक्षी, तद्भव हुआ आँख। तत्सम हुआ उष्ठ और तद्भव हुआ ऊँट। तत्सम हुआ हस्त, तद्भव हुआ हाथ। तत्सम हुआ घृत, तद्भव हुआ घी। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम ले सकते हैं। हिंदी की विशेषता यह है कि उसमें अनेक तत्सम, प्राकृत और तद्भव शब्द तीनों रूपों में व्यवहृत हुए हैं। जैसे कुछ शब्दों का मैं उदाहरण दें, जैसे अग्नि। अग्नि तत्सम में भी है, प्राकृत में भी अग्नि है और तद्भव में वो आग हो जाता है। इसी प्रकार तत्सम में चूर्ण है, प्राकृत में चूरण है और तद्भव में वो चूर है। तत्सम में कार्य है, प्राकृत में कारज है, तद्भव में काज है।
फिर हिंदी में अनेक शब्द तत्सम और तद्भव दोनों रूप में भी आते हैं, जैसे कि तत्सम में भाद्र, तद्भव में भादो, तत्सम में कार्तिक और तद्भव में कार्तिक, तत्सम में चंद्र, तद्भव में चांद, तत्सम में सुपुत्र, तद्भव में सपूत, तत्सम में पौत्र, तद्भव में पोता, तत्सम में दन, तद्भव में दांत, तत्सम में रात्रि, तद्भव में रात, तत्सम में धैर्य, तद्भव में धीरज, तत्सम में सूर्य और तद्भव में सूरज। अब अर्ध तद्भव शब्द में आप आ जाइए। जिन शब्द का मूल रूप संस्कृत में उपलब्ध नहीं है पर जो तद्भव के आधार पर हिंदी में प्रचलित हैं, उन्हें अर्ध तद्भव कहा जाता है। जैसे मौसा। अब दूसरे रूप में आ जाइए, पारंपरिक रूप में प्रचलित अज्ञात मूलक शब्द जिन्हें हम देशज शब्द भी कहते हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। वे शब्द देशज कहलाते हैं जो स्पष्टतया संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की परंपरा से संबद्ध न होकर पारंपरिक रूप से जनजीवन में प्रचलित हैं। हिंदी में देशज शब्दों का इतना प्रचार प्रसार रहा है कि साहित्य में भी उसका प्रयोग प्रचुर मात्रा में हो रहा है। जैसे लोटा, घपला, झंझट, ठेठ, ठेस, धब्बा, चूहा, चंपत आदि। अनेक शब्द ऐसे हैं जो पहले देशज की सूची में परिगणित किए जाते रहे हैं, पर अब उनका मूल संस्कृत में मिल गया है, तब वे तद्भव भी कहलाने लग गए हैं, जैसे खिचड़ी, चूल्हा आदि। अब तीसरे शब्द पे आ जाइए, विदेशी शब्दों का प्रचलन यानी विदेशी शब्द। हिंदी में रूसी, तुर्की, अरबी, पश्तो, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, जर्मन, स्पेनी, इटालियन, चीनी, जापानी, अफ्रीकी आदि अनेक भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होते हैं। इनमें से फारसी और अंग्रेजी शब्दों का चलन अधिक है। कारण यह है कि सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संपर्क के अतिरिक्त फारसी और अंग्रेजी सैकड़ों वर्षों तक क्रमशः भारत की राजभाषा भी रही है। तुर्क सरदारों का भी भारत के अनेक भागों पर दबदबा रहा और भारत में मुगल शासन के मूल में भी तुर्कों का ही प्राधान्य था। फिर अरबी फारसी के माध्यम से भी तुर्की के अनेक शब्द हिंदी में आए हैं। फ्रांसीसी शब्द कुछ तो सीधे संपर्क से और कुछ अंग्रेजी के माध्यम से प्रचलित हो गए हैं। अब इनमें हर भाषा के शब्दों का कुछ कुछ उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। हिंदी में फारसी के शब्द जैसे है आईना, आसान, खुश, खत, लिफाफा, कमीज, चम्मच, माँ, मजहब, सरकार, चपरासी, फौलाद, मुंशी, सिपाही, सिफारिश, तीर, कमान, मोहल्ला, अनार, अंगूर, बर्फी, हलवा, मकान, दीवार, दरवाजा, दालान, मंजिल, मेहराब, ताक, मरीज, दवा, बीमार, बेईमान, बदनाम, बेकार, परेशान, अवसर, जरूर, अगर, लेकिन, शर्माना, खरीद आदि। अब हिंदी में अरबी शब्दों को देखिए। कतार, कदम, इम्तहान, मुहर्रम, बरी, कद्र, कत्ल, माल, फौज, दफा, ईद, दुआ, किताब, कतई, वकील, हाकिम, अमीन, इंसाफ, वजीर, फैसला, शैतान, मरीज, इलाज। ये हुए अरबी के शब्द। अब तुर्की के शब्द। हिंदी में तुर्की के शब्द जो ज़्यादा प्रचलित हैं उनको मैं बता रही हूँ। तुर्क, काबू, बीबी, चेचक, सुराग, बाबा, बारूद, कैंची, तोप, बेगम, कुर्ता, खच्चर, बावर्ची, गनीमत। तुर्की के माध्यम से कुछ मंगोल शब्द भी हिंदी में आ गए हैं, जैसे सराय, दरोगा, बहादुर आदि। हिंदी में अफगानिस्तान के भी बहुत सारे शब्द हैं। अफगानी शब्द कौन कौन है उनको थोड़ा उदाहरण दे रही हूँ। तसमस, अटकल, पठान, हड़बड़ी, चकचक, तहस नहस, गड़बड़, नगाड़ा, डेरा, लुच्चा, खचड़ा, खर्राटा। ये सब किसके शब्द हैं? अफगान के। हिंदी में अंग्रेजी शब्द कौन कौन है उनको भी कुछ उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। स्कूल, कॉलेज, प्रोफेसर, बेंच, बस, डॉक्टर, बीए, एमए, ट्रक, कार, कंपाउंडर, थर्मामीटर, ऑपरेशन, टेलीफोन, स्टेशन, इंजन, रेडियो, कोर्ट, कलेक्टर, कमिश्नर, क्रिकेट, बम, बिस्कुट, मिनिस्टर, पोस्ट ऑफिस, रजिस्ट्री, फोटो, पाउडर,
पोस्ट कार्ड, मनी ऑर्डर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पास, फेल, फीस आदि। अब शिक्षित लोगों द्वारा जो अंग्रेजी शब्द प्रयुक्त होते हैं उनमें सिर्फ शिक्षित लोग प्रयोग करते हैं, उसका मैं बता रही हूँ। जैसे यूनिवर्सिटी, डिलीट, बुस्टर्ड, वॉलीबॉल, चैंपियन, चॉकलेट, टाइपराइटर, टेलीविजन, रिसर्च स्कॉलर, फुटबॉल, बुक पोस्ट, गोलकीपर, निगेटिव, क्वार्टर, डिनर, वीकली, रीडर, डिग्री, डिप्लोमा, हॉकी, टेनिस, टाइप, टोस्ट, हॉल, फ्लैट, डेली, डिग्री, सूट, टाई, टीम, सेविंग, प्रूफ, टी, गैराज, गैलरी, सफर इत्यादि। अब हिंदी में फ्रांसीसी शब्दों का कुछ उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। मास्टर, जज, एडवोकेट, मेयर, मेम, पिकनिक, टेबल, लैंप, कप, बेसिन, मशीन, कूपन, कॉलर, मीनू, मार्शल, वारंट, डिलक्स, सूप, बम, इंग्लिश आदि ये फ्रांसीसी शब्द हैं। हिंदी में प्रयुक्त कुछ पुर्तगाली शब्द भी हैं, उनको भी मैं कुछ उदाहरण आपको बता रही हूँ। पुर्तगाली के शब्द हैं अलमारी, बोतल, पादरी, कमरा, काजू आदि। अब स्पेन के शब्द, हिंदी में स्पेनिश शब्द सिगार, सिगरेट, कॉर्क, प्यून आदि। हिंदी में जर्मन शब्द ट्रेन, वैगन, सेमिनार आदि। हिंदी में जापानी शब्द रिक्शा, जूडो। हिंदी में रूसी शब्द सोवियत, जार आदि। हिंदी में चीनी शब्द चाय। हिंदी में इटालियन शब्द लॉटरी, कार्टून, रॉकेट, गजट, सोनेट, मलेरिया, स्टूडियो, पियानो, वायलिन, ओपेरो आदि। हिंदी में अफ्रीकी शब्द चिंपैंजी और जेबरा। अब चौथा है अन्य भारतीय भाषाओं की शब्द संपदा। चूँकि हिंदी पूरे देश की भाषा है, सही अर्थ में एक भाषा मंडल है, इसलिए इसमें सभी भाषाओं और बोलियों के बहुत सारे शब्द सम्मिलित हो जाते हैं, जो स्वाभाविक भी है। क्षेत्रीय भाषा एवं बोलियों के शब्द हिंदी की अपनी अक्षुण्ण संपदा है और उनका भरपूर उपयोग करने का उसे पूरा अधिकार भी है। राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के लिए भी अपेक्षित है। वस्तुतः हिंदी के शब्द भंडार को संपन्न और समृद्ध करने में क्षेत्रीय भाषाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो मैं कुछ आपको उदाहरण दे रही हूँ इसका। हिंदी में प्रयुक्त गुजराती के शब्द हड़ताल, गरबा। गरबा इन लोग का प्रमुख नृत्य होता है, उसी वो गरबा शब्द गुजरात का ही है। हिंदी में प्रचलित मराठी शब्द, ये बम्बई और उधर मेरठ तरफ की बोली है। बाजू, लागू, चालू आदि। हिंदी में प्रयुक्त बंगला के शब्द रसगुल्ला, चमचम, उपन्यास, गल्प, आपत्ति। हिंदी में प्रचलित पंजाबी के शब्द सिख, खालसा, भांगड़ा। हिंदी में उड़िया का प्रसिद्ध शब्द अटका। हिंदी में प्रचलित द्रविड़ परिवार के शब्द मीन, पिल्ला, डोसा, इडली, सांभर। हिंदी में प्रचलित संथाली शब्द पौड़ी, गंडा, गाली आदि। इस प्रकार ये हिंदी के शब्द भंडार का मैंने आप लोग को परिचय दिया कि हिंदी में किस प्रकार से किन किन समुदायों के शब्द आकर बने हैं और तब हिंदी का इतना भाषा विशाल समुद्र बन पाया है। और आगे भी नए नए शब्द जैसे जैसे आविष्कार होता है, नई चीज़ें आती है, वैसे वैसे उनका शब्द जुड़ता चल जाता है और इस प्रकार हिंदी का शब्द भंडार धीरे धीरे और भी बढ़ता चला जाता है। और भाषा कहीं विराम नहीं लेती है, जहाँ विराम ली वहाँ उसकी अगति हो गई, यानी मृत्यु हो गई। भाषा हमेशा आगे की ओर चलते रहती, जैसे नदी बहते रहती है सागर की ओर, उसी प्रकार भाषा भी निरंतर चलती रहती है, परिवर्तन होते रहता है, चलती रहती है। और यही उसकी गति है, यही उसका जीवन है। यही परिवर्तन न हो तो भाषा मृतप्राय हो जाएगी और शब्द भंडार धीरे धीरे उसमें जुड़ते जाते हैं, कुछ पुराने शब्द खत्म भी होते जाते हैं। और इस प्रकार मैंने आप लोगों को शब्द संपदा का पूरा परिचय दे दिया। धन्यवाद।